टीयूईटी के प्यारे एस्पिरेंट्स, आपका करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आपको मालूम है प्यारे बच्चों की हमारे जीवन में, हमारे एजुकेशनल लाइफ में, चाहे हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे वह सीयूईटी हो, आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही जबरदस्त रोल है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट करंट अफेयर्स प्लेज अ विटल रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए प्यारे साथियों, आज हम लोग चालू करते हैं करंट अफेयर्स। और ये 2025 की जो भी करंट अफेयर्स है अभी तक की, हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम लोग हेडिंग देते हैं प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ताजा तरीन घटनाएं। यानी कि जो हमारे देश में, समाज में, खेल के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट में, पॉलिटिक्स में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं देश में, विदेश में, उसकी सारी की जानकारी, सारा का नॉलेज आपको रखना पड़ता है। तो चलिए, हम लोग आगे चलते हैं और पहले पॉइंट की तरफ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स पे हम चर्चा करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, आईसीसी। आईसीसी, आईसीसी का मतलब होता है प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, काउंसिल इसका मतलब होता है आईसीसी। आईसीसी का मतलब क्या पता चला प्यारे बच्चों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, पहली बात आपको पता चला, तो आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। ये जो आईसीसी है प्यारे बच्चों, ये पूरे देश और दुनिया में जहां भी क्रिकेट होता है, जो भी मैचेस होते हैं, सबको मॉनिटरिंग यही करता है ना। तो चलिए, हम लोग आगे चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, 2024, चाहे वह T20 हो, चाहे वह टेस्ट हो, चाहे वह वनडे हो, सभी क्रिकेट में, सभी प्रकार के फॉर्मेट में जिन जिन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया विश्व स्तर पर, पूरे इंटरनेशनल लेवल, उसको आईसीसी जो है रिवॉर्ड देती है, अवार्ड देती है, यानी उसको पुरस्कार देती है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिकेट में आईसीसी का जो प्राइज होता है वह सबसे बड़ा प्राइज होता है। जिस प्रकार इंडिया में भारत रत्न होता है, खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होता है, उसी प्रकार आईसीसी का जो पुरस्कार होता है, हर एक वर्ष किसी न किसी क्रिकेटर को दिया जाता है, किसी न किसी क्रिकेट खिलाड़ी को दिया जाता है। तो उसमें इस वर्ष जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है, जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, वो आपको मालूम होगा, वह मिला है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, है ना, जसप्रीत बुमराह। यानी कि जसप्रीत बुमराह को इस साल क्रिकेटर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसको दिया गया है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो जसप्रीत बुमराह को क्या किया गया है? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला है। अब आगे चलते हैं। अब T20 क्रिकेटर ऑफ द T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार मिला है प्यारे बच्चों, ये पुरस्कार मिला है, इसको पता है? ये पुरस्कार मिला है इसको, ये पुरस्कार T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, पंजाब के खिलाड़ी हैं औलख।
औलख, है ना। और दूसरा वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, फीमेल क्रिकेटर क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी सब आईसीसी का जो सबसे बेहतरीन महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला है प्यारे बच्चों, वह मिला है इसको स्मृति मैंडना, स्मृति मैंडन, मैंडना, है ना, किसको मिला है, स्मृति मैंडना को मिला है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको क्या मालूम होगा कि सबसे, है ना, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है प्यारे बच्चों, ये मिला है औलख। और औलख का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, ये पंजाब के खिलाड़ी, है ना, ये पंजाब के खिलाड़ी औलख, है ना। तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अर्शदीप सिंह, इनका नाम है अर्शदीप सिंह औलख। क्या नाम है प्यारे बच्चों, इनका नाम है अर्शदीप सिंह औलख, है ना, अर्शदीप सिंह औलख। और चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये बताइए, अभी तो मैंने बताया कि 2024 में जिन जिन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसको आईसीसी ने सम्मानित किया। तो सबसे ज्यादा अच्छा क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, अर्शदीप सिंह औलख को। विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, स्मृति मैंगना को। आप प्यारे बच्चों, आगे की ओर हम चलते हैं। इसमें एक पॉइंट और हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया, अगर किसी ने अगर आपको एग्जाम में ये पूछ दिया कि अच्छा आप ये बताइए कि अभी, यानी कि जसप्रीत बुमराह से पहले इंडिया के किन किन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला है ना। तो आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों, इससे पहले सचिन तेंदुलकर, है ना, किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर। कब मिला था प्यारे बच्चों, ये मिला था 2010 में। उसके बाद विराट कोहली, विराट कोहली को मिला। कब मिला प्यारे बच्चों, तो 2017। कब मिला, 2017। अब देखो प्यारे बच्चों, खेल से संबंधित, खेल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हमने आपको बता दिया, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एच WHO के बारे में, है ना। इसके बारे में प्यारे बच्चों, WHO के बारे में, है ना। चलिए, WHO, आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि WHO जो होता है, जो WHO होता है उसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं, WHO, WHO। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको हम हिंदी में कहें प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि WHO का काम क्या है, वो इसके काम के बारे में बता देते हैं प्यारे बच्चों। देश और दुनिया के जितने, पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं, वहां पर लोगों को हेल्थ फैसिलिटी को प्रदान करना, हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, इसका पहला काम। उसके बाद बीमारियों का इरेडिकेशन करना। इरेडिकेशन का मतलब हो गया बीमारियों को भगाने के लिए, चाहे वो खसरा हो, कालाजार हो, हैजा हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, पोलियो हो, है ना, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे किसी भी प्रकार का वायरस हो, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वह क्या करता है कि बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी मदद करता है ना। यानी कि इसका जो मेजर वर्क है, यानी कि इसका जो मेजर वर्क है ना, इसका जो मेजर वर्क है प्यारे बच्चों, इरेडिकेशन, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज यानी बीमारियों को दूर भगाना, पहली बात है ना, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज। दूसरी बात इसमें क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, इसमें ये हो जाती है कि पहले चलो भैया कि कोई बीमारी आ गई, तो अब तो सबसे पहला काम बच जाता है कि चलिए उसको हटाइए, पहले किसी भी तरह से, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से उसे हटाइए। दूसरी बात क्या है कि बीमारियों से लड़ने के लिए अवेयर कर, यानी जागरूक कर, है ना, लोगों को जगाना, है ना, अवेयरनेस, अवेयरनेस, ये हमें जागरूकता फैलाती है ना, कि इन इन चीजों से ये बीमारियां होती हैं, अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे सुधारने। तो इसलिए ये WHO का मेन काम है। आज हमारे समाज से जो पोलियो जो दूर हुआ है, सब इसी के कारण। प्यारे बच्चों, चलो हम आगे की ओर चलते हैं। मैं अब आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूँ कि किसी ने, चलिए भैया आपने जान लिया WHO क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और इसका क्या काम है, तो काम भी आपने समझ लिया। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भैया आप ये बताइए कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, यानी इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, अगर कोई बता सकता है तो बताइए, नहीं तो सुनिए। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्थापना। क्या होता है, स्थापना, है ना। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो प्यारे बच्चों 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, है ना, 1948 को हुआ था। यानी कि 7 अप्रैल 1948 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब प्यारे बच्चों आगे की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। अब हमसे अगर कोई आपसे पूछ दे, बहुत बार ऐसा होता है CUET के एग्जाम में, SSC बैंकिंग के एग्जाम में, और कई प्रकार के एग्जाम में सब पूछता है। अब खुद मुझसे भी पूछा गया था एक बार कि WHO का जो हेड क्वार्टर है, यानी हेड क्वार्टर मतलब उसका जो हेड ऑफिस है ना, यानी इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ है, हेड क्वार्टर, है ना, हेड क्वार्टर, इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी जिसको हम हिंदी में प्यारे बच्चों कहते हैं मुख्यालय। क्या कहते हैं बच्चों, मुख्यालय। इसका जो हेड क्वार्टर है प्यारे बच्चों,
वो जानते हैं कहाँ है? वो है जेनेवा में। कहाँ है प्यारे बच्चों? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड, है ना? कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड, है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बात किया, है ना? अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और करंट अफेयर्स में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अभी कुछ ही देर में हमें खेल के बारे में पता चला प्यारे बच्चों, उसके बाद हमें ये पता चला WHO के बारे में। अब हमें आगे की ओर चलना है। अब हम लोग बात कर लेंगे बाबू जनरल बजट, है ना? जनरल बजट, बजट, है ना? जनरल बजट, जिसको हम हिंदी में आम बजट भी कहते हैं, है ना? सबसे पहले बजट क्या होता है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। बजट होता है कि इंडिया में देश को चलाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट। खेती को करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, देश की सुरक्षा के लिए होम मिनिस्ट्री है यानी गृह मंत्रालय है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय जिसको कहते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे, यहाँ से वहां लोगों को ले जाने के लिए रेल डिपार्टमेंट है। तो बहुत सारे लोगों को भोजन करवाने के लिए फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है। तो इंडिया को चलाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और प्रत्येक डिपार्टमेंट को जो पैसा देता है ना, वो वित्त विभाग, जिसको हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहते हैं, है ना? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी वित्त विभाग। ये बताइए, ये जो बजट पेश करती है वो कौन करता है प्यारे बच्चों? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो प्यारे बच्चों जो बजट पेश करेगा कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर, है ना? फाइनेंस मिनिस्टर। प्यारे बच्चों बताइए, अभी के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री कौन है? अभी के वित्त मंत्री कौन है? जरा बताइए, है ना? वित्त मंत्री कौन है? अभी के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, है ना? निर्मला सीतारमन। तो इन्होंने ही इस बार बजट पेश किया। और आपको एक जानकारी और मैं दे देता हूँ कि आजादी के बाद, आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस, है ना, आजादी प्राप्त करने के बाद सबसे ज्यादा बार अगर कोई बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसी महिला के नाम है तो वो निर्मला सीतारमन जी हैं, क्योंकि पिछले 8-9 सालों से यह देश की वित्त मंत्री है ना? देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है। अब प्यारे बच्चों एक बात आपको इस बजट की खास बात मैं बता दूं, इस बार का जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब यानी कि 7 लाख 8 लाख जो हमारा टैक्स है, यानी कि टैक्स स्लैब का मतलब आप समझिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर 7 से 8 लाख रुपया अगर आप कमाते हैं, तो उसके अंदर कमाते हैं, तो आपको सरकार को कोई टैक्स वैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप 7 लाख से ऊपर 8 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आपको टैक्स देना। ये चीज को इस बार के बजट में, इस बार के बजट में इस टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया गया है। मतलब अब ये कर दिया गया है कि अगर आप 12 लाख रुपए तक, 12 लाख, 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा।
यानी कि टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया गया है। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने का नाम ऊंचा करते। थैंक यू।